वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम एंड मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर मॉस। एक्चुअली सब्जेक्ट का नाम सॉम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए उसका नाम दिया है सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और सिविल स्टूडेंट के लिए उसका नाम दिया है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर मॉस। ऑलमोस्ट 90% सिलेबस यहाँ पे सेम है मैकेनिक और सिविल का। ऑलरेडी सिलेबस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और मॉस में। तो नॉर्मली इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, जो अपने स्टडी किया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स सेमिस्टर 2 में, उसका नेक्स्ट वाला वर्जन और नेक्स्ट वाला पार्ट मतलब क्या आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम। इन द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वी हैव स्टडीड द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्ट ऑन द रिजिड बॉडी। हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या स्टडी किया था और अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या स्टडी किया था। External force act on the rigid body, right? External force act on the rigid body, effect of the external force act on the rigid body. But in the actual practice कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए रिजिड बॉडी मतलब क्या, जिस बॉडी का डिफॉर्मेशन नहीं होता है, right? जिस बॉडी का डिफॉर्मेशन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं रिजिड बॉडी। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऐसी कोई बॉडी अवेलेबल नहीं है, वही इमेजिनरी कंसेप्ट है। रिजिड बॉडी क्या है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या स्टडी करेंगे, आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल लोड और फोर्स इस इंटरनल इफेक्ट इज प्रोड्यूस किसी भी मटेरियल के ऊपर। यहाँ पे हम लोग मोस्टली इलास्टिक मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। इलास्टिक मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स और लोड अप्लाई करने के बाद इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होगा और उससे जो डिफॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। इसमें यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो यहाँ पे 3 बॉडीज़ इंपॉर्टेंट है, रिजिड बॉडीज़ मतलब रिजिड मटेरियल, प्लास्टिक बॉडीज़ मतलब प्लास्टिक मटेरियल, और इलास्टिक बॉडीज़ मतलब इलास्टिक मटेरियल। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन एक कंसेप्ट है, ऑलरेडी अपने फिजिक्स में डिफॉर्मेशन का कंसेप्ट का स्टडी किया है। तो डिफॉर्मेशन मतलब क्या, आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल लोड और फोर्स बॉडी चेंज इट्स साइज एंड शेप। बॉडी का साइज एंड शेप चेंज हो जाता है, मतलब उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। तो उस साइज एंड शेप को और डायमेंशन चेंज जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफॉर्मेशन और इंटरनल फोर्स उसका स्टडी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करने वाले हैं। देन जो 3 टाइप्स के मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल मतलब क्या, किसी भी बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन जैसे हम लोग लोड रिमूव करेंगे बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। फॉर एग्जाम्पल माइल्ड स्टील एंड स्टील, माइल्ड स्टील और स्टील का मैं साइज एंड शेप चेंज कर सकता हूँ, लेकिन लोड रिमूव करने के बाद अगेन इस ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ सकती है। देन प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल में क्या है, बॉडी का परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। बॉडी का परमानेंट डिफॉर्मेशन यहाँ पे होगा, बॉडी कैन नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। फॉर एग्जाम्पल लीड, फाइबर मटेरियल, फिर से उसका डिफॉर्मेशन होने के बाद अगेन उसके ओरिजिनल साइज एंड शेप में नहीं आ सकते। देन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब क्या, जिसका डिफॉर्मेशन ही कभी होगा नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं रिजिड बॉडी। तो एकदम बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ऑलरेडी एक कंसेप्ट अपने फिजिक्स में स्टडी किया है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का स्टडी करेंगे। स्ट्रेस मतलब क्या और स्ट्रेन मतलब क्या। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रेस, जो अपना फर्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा, 6 जैसा लेटर है सिग्मा। स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा। तो स्ट्रेस मतलब क्या, देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। स्ट्रेस मतलब क्या, एक इलास्टिक मटेरियल है, यहाँ पे मैं टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा हूँ। टेंसाइल लोड, देखिए इलास्टिक मटेरियल है, यहाँ पे मैं टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा हूँ। टेंसाइल मतलब क्या, दोनों साइड से इसे मैं पुल कर रहा हूँ। देखिए एक रॉड है, आजम करो रॉड है, उसको दोनों साइड से मैं पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, उसे हम लोग क्या कहते हैं टेंसाइल लोड। अगर उसे मैं पुश कर रहा हूँ, इसे दोनों साइड से पुश कर रहा हूँ, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिव लोड। इसे क्या आपका टेंसाइल लोड। खींच रहा हूँ तो कॉम्प्रेस कर रहा हो तो क्या होगा कॉम्प्रेसिव लोड, दबा रहा हो तो क्या होगा कॉम्प्रेसिव लोड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रॉड है,
उसका लेंथ L है। वो जो रॉड है, रॉड का मटेरियल इलास्टिक मटेरियल है, उसका लेंथ L है। यहाँ पे एक सेक्शन ड्रॉ करता हूँ। देखिए एक रॉड है, उसका लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझो सर्कुलर रॉड है, तो सर्कुलर रॉड का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया इज इक्वल टू π/4 d²। अगर रेक्टेंगुलर रॉड है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, नहीं तो ब्रेड्थ इंटू थिकनेस, b इंटू डी नहीं तो b इंटू टी। तो एज्यूम करो एक रॉड है, उसका लेंथ L है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। आई हैव टू अप्लाई द टेंसाइल फोर्स। मैंने टेंसाइल फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया। टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि इलास्टिक मटेरियल है, इसका यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मेशन होगा, यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा मतलब क्या हुआ? उसका लेंथ इंक्रीज होगा। क्या होगा? लेंथ उसका इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा। हैव टू अप्लाई द टेंसाइल फोर्स। यहाँ पे क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा, उसका लेंथ इंक्रीज होगा। इतना लेंथ उसका इंक्रीज हुआ, उसे हम लोग कहते हैं चेंज इन लेंथ। इतना लेंथ उसका इंक्रीज हुआ। लेकिन देखिए जब हम लोग टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स ने इसे रेजिस्ट किया। यहाँ पे इंटरनल फोर्स ने रेजिस्ट किया डिफॉर्मेशन को। फिर भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लोड अप्लाई करते रहे। देन इंटरनल फोर्स, देखिए यहाँ पे इंटरनल फोर्स रेजिस्टिंग द इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या करता? रेजिस्ट कर रहा था एक्सटर्नल फोर्स को। लेकिन एक फिर भी डिफॉर्मेशन कंटिन्यू रहा, फिर भी हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल खींच रहे हैं उसे दोनों साइड से। ऐसी कंडीशन बनी कि आपका जो R है, इंटरनल रेजिस्टेंस को R इज इक्वल टू P हुआ। R इज इक्वल टू P हुआ। समझो यहाँ पे 100 न्यूटन है, तो यहाँ पे भी कितना हुआ? 100 न्यूटन हुआ। स्टिल ऐसे कंडीशन क्रिएट हुई कि डिफॉर्मेशन रुक नहीं रहा है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कैन नॉट रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, और टिल फेल्योर आपका वो आगे जा रहा है। जब तक फेल्योर नहीं हो रहा है आपका, डिफॉर्मेशन यहाँ पे कंटिन्यू होगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब क्या? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया। और देखो ये जो यहाँ पे जो मैं सेक्शन दिखा है, सेक्शन का नाम देता XX नाम देता हूँ, सेक्शन को XX नाम दिया। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद इंटरनल फोर्स जब से रेजिस्ट किया, फिर भी डिफॉर्मेशन हुआ, ये भी क्या हुआ? डिफॉर्मेशन हुआ। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस। और डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या? जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही आपका रेजिस्टिंग फोर्स है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। R इज इक्वल टू P। बट इन द एक्चुअल प्रैक्टिस, इन मैथमेटिकल प्रैक्टिस, स्ट्रेस सिग्मा इज कॉल्ड एज P, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए स्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स है, R इज इक्वल टू P। तो हम लोग यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तो मेजर नहीं कर सकते, तो वी हैव टू यूज दिस एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स P। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका फॉर्मूला है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन ए। इट्स यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट, इट्स यूनिट इज, देखिए फोर्स आपका न्यूटन में, एरिया आपकी मीटर में, मीटर स्क्वायर। तो इट्स ऐसा यूनिट इज, इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला पहला,
स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय लेटर ई, स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय लेटर ई। देखिए जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हुआ, डायमेंशन में चेंज हुआ, तो चेंज इन डायमेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। देखिए वी हैव टू अप्लाई द टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हुआ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन क्या बोलते हैं, चेंज इन डायमेंशन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ई इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ई इज इक्वल टू स्ट्रेन, इट इज डिनोटेड बाय लेटर ई स्मॉल ई, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। ये आपका अनदर इंपॉर्टेंट फार्मूला, ई इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देन नेक्स्ट आपको स्टडी करना है, ये आपका फर्स्ट फार्मूला हुआ, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं है, देखो डेल्टा एल भी आपका मीटर में रहेगा, लेंथ भी आपकी मीटर में रहेगी, तो मीटर मीटर गेट कैंसल, तो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, इससे कोई भी यूनिट नहीं है, इट हैज़ नो यूनिट। यहाँ पे लिख देता हूँ, इट हैज़ नो यूनिट, इससे कोई यूनिट नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं है। देन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, तो यहाँ पे क्या हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज directly proportional to strain when a material is loaded within the elastic limit, stress is directly proportional to strain when a material is loaded within the elastic limit। मतलब क्या है, मैंने रॉड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। इलास्टिक मटेरियल मतलब क्या, लोड अप्लाई करने के बाद उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है और लोड रिमूव करने के बाद आगे ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो कांस्टेंट किसी यूज़ करते हैं ई, और स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ई। यहाँ पे हम लोग कैपिटल ई मतलब क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यंग मॉडुलस, इसे क्या कहते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट यूज़ करते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। तो कैपिटल ई आपका यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आपका क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या, आपका लिमिटिंग वैल्यू है मटेरियल का, और लिमिटिंग वैल्यू है आपका मटेरियल का जब तक डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तब तक। और यहाँ पे मैंने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपका जो मटेरियल का लिमिटिंग वैल्यू कितना है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, नॉर्मली 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हर एक मटेरियल का अलग अलग वैल्यू है, 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे आपका लिमिटिंग वैल्यू रहेगा जब तक आपका डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तब तक लिमिटिंग वैल्यू, इसे कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू वो मटेरियल का, वो कितना है, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये तीन फार्मूलाज आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका यूनिट देख लीजिए, इट्स यूनिट इज, स्ट्रेस का यूनिट क्या आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ई का कोई भी यूनिट नहीं है, तो सेम यूनिट जो आपका है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट है वही यूनिट आपका स्ट्रेस का है। स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का यूनिट क्या आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का कोई भी, इट हैज़ नो यूनिट। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दोनों का नाम सेम है। यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यंग मॉडुलस, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब E, कैपिटल E इज इक्वल टू यंग मॉडुलस Y, दोनों सेम है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस E इज इक्वल टू Y। देखिए आपके बेसिक कंसेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द कंसेप्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका न्यूटन नहीं तो किलो न्यूटन में रहेगा, तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे न्यूटन में यूज़ करते हैं। एरिया हम लोग यहाँ पे मीटर में यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे जितने भी आपके डायमेंशन होंगे वो mm में होंगे, तो एरिया हम लोग mm स्क्वायर में कंसिडर करेंगे। फोर्स आपका न्यूटन में, एरिया आपका mm स्क्वायर में। देन आपका सेकंड फार्मूला स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल आपका mm में रहेगा, लेंथ भी आपका mm में रहेगा। देन हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन व्हेन मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ई। ई क्या है आपका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का दूसरा नाम क्या है, यंग मॉडुलस। ई इज इक्वल टू वाई। तो उसका यूनिट क्या है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं आपका फोर्स न्यूटन में रहेगा और एरिया फोर्स न्यूटन में रहेगा, तो एरिया आपकी किस में रहेगी, mm स्क्वायर में। तो आपका सेम यूनिट यहाँ पे है। ई का यूनिट भी क्या रहेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपके जो लेंथ है और जो आपके डायमेंशन है mm में रहेंगे, और न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपकी लेंथ mm में होगी, mm चेंज इन लेंथ आपकी mm में, और ओरिजिनल लेंथ भी mm में। तो चेंज इन लेंथ का और एक नाम है, उसके 2-3 नाम है। उसे हम लोग इलोंगेशन कहते हैं। चेंज इन लेंथ को क्या कहते हैं, इलोंगेशन। उसे अपन इंक्रीज इन लेंथ कहते हैं, डिक्रीज इन लेंथ कहते हैं। उसके नाम आप ध्यान में रखो। चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल मतलब इलोंगेशन, इंक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ। अगर उसे मैं पुल कर रहा हूँ, टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो लेंथ इंक्रीज होगी। अगर उसे पुश कर रहा हूँ, कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई कर रहा हूँ, तो लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपका इलोंगेशन है। इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब इंक्रीज इन लेंथ, मतलब डिक्रीज इन लेंथ। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फार्मूलाज है, स्ट्रेस, स्ट्रेन और ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बेस के ऊपर एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सिंपल फार्मूलाज। तो इतना पार्ट आप लिख लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो आपका एक बेसिक यहाँ पे कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। हम लोग यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऑलरेडी मैकेनिक्स में आपने यूनिट कन्वर्ट किए होंगे, लेकिन एक बार फिर से आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यूनिट कन्वर्जन, आपको यूनिट कन्वर्ट करना आना चाहिए। लोड आपका अगर किलो न्यूटन में दिया है तो उसे हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ न्यूटन। 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 1 × 10⁶ न्यूटन। देन आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए स्ट्रेस, सिग्मा एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। 1 MPa इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो यहाँ पे जितने भी डायमेंशन है mm में रहेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितने भी डायमेंशन रहेंगे mm में रहेंगे। तो 1 MPa इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 GPa इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और समझो यहाँ पे दिया आपको 200 MPa, तो कन्वर्जन कैसे होगा, 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे दिया है 10 GPa, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दोनों कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्जन अगर आपने गलत तरीके से किया तो आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। देन एरिया, तो यहाँ पे मोस्टली 2 टाइप के एरिया है। फॉर सर्कुलर रॉड, अगर रॉड आपका सर्कुलर रॉड रहेगा, रॉड नहीं तो बार, तो एरिया इज इक्वल टू π/4 d²। डी मतलब क्या, आपका डायमीटर, डायमीटर किस में रहेगा, mm में। देन फॉर रेक्टेंगुलर रॉड एरिया इज इक्वल टू b × d, ब्रिड्थ × डेप्थ। नहीं तो इसे हम लोग थिकनेस भी कह सकते हैं, ब्रिड्थ × थिकनेस। b इज इक्वल टू ब्रिड्थ mm और डेप्थ आपकी mm। देखिए जो बेसिक कन्वर्जन है और जो बेसिक फार्मूला एरिया का ऑलरेडी आपको मालूम होगा, लेकिन इसे नोट करके आप लिख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको इसका इस्तेमाल करना है।
हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए महाराष्ट्र ई एकेडमी का मैंने ऐप भी लॉन्च किया है प्ले स्टोर के ऊपर, तो आप ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेस, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।